हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू कॉम्पिटिटिव गाइडर चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में क्लास 9th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 6 वन समाज और उपनिवेशवाद के अभ्यास के प्रश्नों का उत्तर करने वाले हैं, जिसमें हम आज की इस वीडियो में आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, खाली जगह को भरने वाले और लघुत्तरीय प्रश्नों का उत्तर कराने वाले हैं। तो आप लोग शुरू से लेकर अंत तक के वीडियो को देखिए। हमने यहाँ पे दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों को शामिल नहीं किया है, क्योंकि दीर्घ उत्तरीय जो प्रश्न होते हैं वो उसमें आंसर जो होता है वो लॉन्ग होता है, उसको पढ़ाने में और समझाने में आपको ज़्यादा टाइम लगेगा। इसी की वजह से हमने इस वीडियो में उसे शामिल नहीं किया है। आगे आने वाले वीडियो में हम उसको शामिल जरूर करेंगे, आपको दीर्घ उत्तरीय प्रश्नों का भी उत्तर अवश्य बताएंगे। तो अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इसी तरह के वीडियो का नोटिफिकेशन आपको टाइम पर मिलते रहेगा और आप लोग अन्य चीजों को पढ़ते रहेंगे और अपने एग्जाम की प्रिपरेशन ढंग से कर सकेंगे। तो चलिए फटाफट से बढ़ते हैं अपने क्वेश्चंस की ओर और देखते हैं कि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर क्या होगा और हम लोगों को कैसे लिखना है। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर अब दिख रहा होगा, जिसमें कहा है कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ है। ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन क में 1865 में, ऑप्शन ख में ऑप्शन क में दिया 1864 में, ऑप्शन ख में बोला है 1865 में और ऑप्शन ग में बात कर रहा है 1885 में। ठीक है, और ऑप्शन घ में बात किया है 1874 में। तो इन चारों ऑप्शंस को देखिए और बताइए कि भारतीय वन अधिनियम कब पारित हुआ था। तो ऑप्शंस के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो कौन सा होगा, तो ये आपका ऑप्शन नंबर ख बिल्कुल आपका सही है, 1865 में। ठीक है, 1865 में भारतीय वन नियम पारित किया गया था। और आप लोग कमेंट सेक्शन में बताएंगे कि इस अधिनियम के तहत क्या किया गया था या इसका मुख्य उद्देश्य क्या था। आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बताना कि भारतीय वन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि तिलका मांझी का जन्म किस ईस्वी में हुआ था। थोड़ा सा ध्यान रखना, यहाँ पे किस ईस्वी की बात करी गई है, किस राज्य की बात नहीं करी गई है और या किस जिला की बात नहीं करी गई है। लेकिन आप लोगों को इसके बारे में भी बताना है, किस गांव में हुआ था ये भी आपको बताना है। ठीक है, तो ऑप्शंस की बात करें तो ऑप्शन क में दिया है 1750 ईस्वी, ख में बात किया 1774 ईस्वी, ग में 1785 और घ में 1850। तो तिलका मांझी का जन्म कब हुआ था, ये ऑप्शंस का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन क, 1750 में तिलका मांझी का जन्म हुआ था। आप लोग कमेंट में बताना कि तिलका मांझी का जन्म किस गांव में हुआ था। ठीक है, आपको ये बताना है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। तमार विद्रोह किस ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन क में बात किया है 1784 में, ख में 1788 में, ग में 1789 में और घ में 1799 में। तो तमार विद्रोह कब हुआ था, तो ये जो तमार विद्रोह हुआ था बच्चों, ये 1789 में हुआ था। तो ऑप्शन ग यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 पे। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि चेरो जनजाति कहाँ की रहने वाली थी। जो चेरो जनजाति थी वो कहाँ की रहने वाली थी, क्या वो रांची की रहने वाली थी, पटना की रहने वाली थी, भागलपुर की रहने वाली थी या पलामू की रहने वाली थी। तो चेरो जनजाति थी बच्चों, वो पलामू की रहने वाली एक जनजाति थी, जो वर्तमान में झारखंड में अभी वर्तमान में जो पलामू है झारखंड में चला गया है। लेकिन जिस समय ये झारखंड अपने राज्य में यानी बिहार में संलग्न था, तो ये बिहार के नाम से ही जाना जाता था। ठीक है, तो आपको यहाँ पे पलामू आंसर को क्लिक करना है। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि किस जनजाति के शोषण विहीन की शासन स्थापना हेतु, किस जनजाति के शोषण विहीन शासन की स्थापना हेतु साउथ वेस्ट फ्रंटियर एजेंसी बनाया गया था। ऑप्शन क में चेरो के लिए, ख हो के लिए, ग कोल के लिए और घ मुंडा के लिए। तो साउथ वेस्ट फ्रंटियर जो एजेंसी बनाया गया था वो कोल के लिए बनाया गया था। किसके लिए बनाया गया था, कोल के लिए। तो यहाँ पे ग ऑप्शन बिल्कुल सही है, कोल होगा। अब बढ़ते हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 पे। क्वेश्चन नंबर 6 कहता है कि भूमिज विद्रोह कब हुआ था। भूमिज विद्रोह कब हुआ था।
ऑप्शन क में 1789 में, 1779 है, सॉरी यहाँ पे 1779 है, ख में 1832 में, ग में 1855 में और घ में 1869 में। तो भूमिज विद्रोह कब हुआ था बच्चों? तो ये आपका हुआ था 1832 में। ऑप्शन ख बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। ठीक है, अब हम लोग बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7 पे। क्वेश्चन नंबर 7 कहता है सन 1855 के संथाल विद्रोह का नेता इनमें से कौन था? यहाँ पे देखिए संथाल विद्रोह हुआ था 1855 में, तो इनके नेता कौन थे? ऑप्शन क में कहता है शिबू सोरेन, ख में सिद्धू, ग में बिरसा मुंडा और घ में मंगल पांडे। तो 1855 के जो संथाल विद्रोह हुआ था बच्चों, इसके जो नेता थे, आप लोग इसका कमेंट में जरूर जवाब बताइएगा, क्योंकि एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। ठीक है, इसका आपको उत्तर खुद से देना है। ठीक है, आप जरूर इसका उत्तर दीजिएगा। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 पे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8 कहता है कि बिरसा मुंडा ने ईसाई कमिश्नरियों पर कब हमला किया था? बिरसा मुंडा ने ईसाई मिशनरियों पर कब हमला किया था? 24 दिसंबर 1889 को, 25 दिसंबर 1899 को, 25 दिसंबर 1900 को या 8 जनवरी 1900 को? तो बिरसा मुंडा ईसाई मशीनरियों पर जब हमला किए थे वो कब किए थे? तो वो 25 दिसंबर 1899 को किए थे। तो ऑप्शन ख बिल्कुल यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा, 25 दिसंबर 1899। अब बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 में कहता है कि भारतीय संविधान के किस धारा के अंतर्गत आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है? ऑप्शन क धारा 342, ऑप्शन ख 352, ऑप्शन ग धारा 356 और ऑप्शन घ धारा 360। तो हमारे जो संविधान है उसमें धारा नंबर 342 में आदिवासियों को कमजोर वर्ग का दर्जा दिया गया है। तो ऑप्शन क यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? झारखंड को राज्य का दर्जा कब मिला था? ऑप्शन क नवंबर 2000 को, ऑप्शन ख 15 नवंबर 2000 को, ऑप्शन ग 15 दिसंबर 2000 को और ऑप्शन घ 15 नवंबर 2001 को। तो झारखंड को अलग राज्य का दर्जा 15 नवंबर 2000 ईस्वी को मिला था। तो ऑप्शन ख यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आप लोग यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर किए, जिसमें एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हमने छोड़ा है आपके लिए। तो आप लोग एक प्रश्न का उत्तर कमेंट सेक्शन में दीजिए। अगर आप लोग को नहीं आता है तो आप क्वेश्चन नंबर लिखिए और उसका प्रश्न पूछिए, सॉरी उसका उत्तर पूछिए। तो उस प्रश्न का उत्तर आपको कमेंट सेक्शन के माध्यम से हम जरूर देंगे। अब बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन, जो खाली जगह को भरने वाला है। तो हम लोग यहाँ पे खाली जगह को भरेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन में कहता है कि जनजातियों की सर्वाधिक आबादी खाली जगह में है। तो देखिए जनजातियों की सब सर्वाधिक जो आबादी है, ऐसे हम लोग बात करते हैं तो अफ्रीका के बाद, ठीक है, अफ्रीका के बाद अपने कंट्री भारत में है। अफ्रीका के बाद अपने कंट्री भारत में है। और भारत में आपको देखने को मिलेगा मध्य प्रदेश में और भी ऐसे राज्य हैं जहाँ पे जनजाति देखने को मिलेंगे, जहाँ सर्वाधिक मात्रा में पाए जाते हैं। तो हमने यहाँ पे लिखा भी है, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे देख लीजिए। ठीक है, यहाँ पे अगर हम इसको मिटाएं, देखिए हमने लिखा है कि भारत में सबसे बड़ी भील जनजाति है, जो मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, गुजरात, कर्नाटक, राजस्थान एवं त्रिपुरा राज्यों में पाई जाती है। तो आप लोग ध्यान रखना, मध्य प्रदेश भी हो सकता है, आंध्र प्रदेश भी हो सकता है, गुजरात भी हो सकता है, कर्नाटक भी हो सकता है, राजस्थान भी हो सकता है, त्रिपुरा भी हो सकता है। ऐसे तो आप भारत लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत पूरे विश्व के बाद ये दूसरा नंबर रखता है, सबसे फर्स्ट पे अफ्रीका रखता है। क्वेश्चन नंबर 2 की बात करें तो क्वेश्चन नंबर 2 देखिए कहता है कि 18वीं शताब्दी में वन्य समाज कई खाली जगह में बटा था। तो 18वीं शताब्दी में जो वन्य समाज था वो कई कबीलों में बटा हुआ था। तो यहाँ पे आपको क्या भर देना है? कबीला। अब अगला क्वेश्चन नंबर 3 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से
खाली जगह में घुसपैठ की। तो वन्य समाज में शिक्षा देने के उद्देश्य से जो ईसाई मशीनरियां थी, यहाँ पे क्या लिखेंगे, ईसाई मिशनरियां में घुसपैठ की। ठीक है, तो आपको यहाँ पे लिख देना है। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि जर्मन वन विशेषज्ञ डायट्रिच बेडिस ने सन 1864 ईस्वी में खाली जगह की स्थापना की। तो इन्होंने 1864 ईस्वी में भारतीय वन, ठीक है, भारतीय वन सेवा का इन्होंने स्थापना किया था। तो यहाँ पे लिख देना है भारतीय वन सेवा, या कह सकते हैं भारतीय वन अधिनियम भी इन्होंने लागू किया था। उसके बाद आगे के क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 5 कहता है खाली जगह पहला संथाली था जिसने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था। तो ये तिलका मांझी थे, जिन्होंने, यहाँ पे लिखेंगे तिलका मांझी। तिलका मांझी पहला संथाली थे जिन्होंने अंग्रेजों पर हथियार उठाया था, लेकिन अंत में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है कि हो जाति के लोग छोटा नागपुर के खाली जगह के निवासी थे। तो हो जाति के लोग छोटा नागपुर के सिंहभूम के निवासी थे। तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा, सिंहभूम। ठीक है, सिंहभूम। फिर अगला क्वेश्चन है 7 नंबर में कि भागलपुर से राजमहल के बीच का क्षेत्र खाली जगह कहलाता है। तो ये जो खाली क्षेत्र कहलाता है, ठीक है, ये जो खाली क्षेत्र कहलाता है, ये कहलाता है दामन एको। यहाँ पे लिख लेंगे दामन खाली जगह ए को। ठीक है, आप यहाँ पे इसको भर लेंगे दामन ए को। फिर उसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 8 कहता है सन खाली जगह ईस्वी में संथाल विद्रोह हुआ। तो संथाल विद्रोह हुआ बच्चों कब, तो ये 1885 में ये पूर्ण रूप से ये मतलब उग्र हो गया था और पूर्ण रूप से ये विद्रोह किया था। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि बिरसा मुंडा का जन्म खाली जगह को हुआ था। तो देखिए बिरसा मुंडा का जो जन्म हुआ था वो 15 नवंबर 1874 को हुआ था, और वो भी पलामू जिला के एक गांव था जिसका नाम था उलीहातू नामक गांव। क्या था, उलीहातू नामक गांव में इनका जन्म हुआ था। फिर क्वेश्चन नंबर 10 कहता है कि छत्तीसगढ़ राज्य का गठन खाली जगह को हुआ था। तो छत्तीसगढ़ जो राज्य का गठन हुआ था वो कब हुआ था, तो इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो हो जाएगा 2000 को। आप लोग कमेंट में बताना कि कितना 2000 को हुआ था, 1 को हुआ था, 1 दिसंबर को हुआ था, या कौन सा वो महीना था जिसमें छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुआ था। हम यहाँ पे सिर्फ आपको हिंट देते हैं कि ये 2000 में हुआ था, और वो भी 1 तारीख था। आपको सिर्फ महीना का नाम बताना है। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर, अगला जो है वो लघुत्तरीय प्रश्न उत्तर है, जिसमें फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति पर प्रकाश डालिए। यानी वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति क्या थी, इसके बारे में आपको बताना है। तो देखिए उत्तर में हमने लिखा है कि वन्य समाज की जो राजनीतिक स्थिति थी कुछ इस तरीके से थी, जिनमें मुखिया के तहत कबीलों का गठन किया गया था। यानी इस समय अगर हम वन्य समाज की राजनीतिक स्थिति की बात करें तो 18वीं शताब्दी में जो इनकी रहने की जो कबीला थी वो कई चीजों में बढ़ चुका था, कई कबीलों में बढ़ चुका था। इनका समाज हमेशा कबीलों में ही रहा करता था, क्योंकि इनका जो कबीला का मुखिया होते थे, तो ये सारी चीज इनमें देखने को मिला था। ठीक है, तो ये इनके राजनीतिक क्या है स्थिति है। इनके सत्ता का विकेंद्रीकरण हो चुका था। राजस्व वसूली के लिए सिंहभूम में मानकी एवं मुंडा प्रणाली की गठन की गई थी। संथाल परगना में मांझी एवं परगनैत प्रणाली चली थी। हालांकि बाद में राजनीतिक दृष्टिकोण से जब आदिवासियों का शोषण किया जाने लगा तब उन्होंने भी कई जगहों पर समाज के लोगों का साथ दिया, कई जगहों पर इन्होंने विद्रोह किया। तो इन तरीके से इनका क्या था, राजनीतिक स्थिति था। अब बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है कि वन्य समाज का सामाजिक जीवन कैसा था।
तो वन्य समाज का जो सामाजिक जीवन था बच्चों, वो बिल्कुल सादा सादा था, यानी वो कह सकते हैं कि बिल्कुल सीधे साधे जैसे लोगों जैसा था। हमने यहाँ पे लिखा भी है कि वन्य समाज के लोग सीधे साधे सरल प्रकृति के होते थे। आमतौर पर वे स्वयं को शेष समाज कहने का मतलब दूसरों के समाज से वो खुद को अलग रखते थे। उनका जीवन पूर्णतः जंगलों पर आधारित था। वे जंगलों से लकड़ी काटते थे, पशुओं के लिए चारा इकट्ठा किया करते थे। उनका जो मुख्य शौक था और मनोरंजन का जो साधन था वो शिकार करना था, जिनमें वो हिरन का शिकार करते थे, तीतर का शिकार करते थे और अन्य छोटे पशु पक्षियों का वो शिकार करते थे। उनके अंदर नाच गाना का भी महत्वपूर्ण शौक था। ये खेती गृहस्थी भी करते थे, लेकिन उपनिवेशवाद की भावना से प्रेरित होकर अंग्रेजी सरकार ने आदिवासियों के शिकार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस प्रकार वन समाज का जो सामाजिक जीवन था उनकी गति में अवरोध भी उत्पन्न हो गया था। ठीक है, तो इस तरीके से वन समाज के लोग यह कह सकते हैं आदिवासियों के जीवन की दिनचर्या थी या उनके जीवन की स्थिति थी। ठीक है, और कौन से जीवन की? सामाजिक जीवन की। अब बढ़ते अगले क्वेश्चन नंबर 3 पे, जिसमें कहता है कि 18वीं शताब्दी में वन समाज का आर्थिक जीवन कैसा था। ठीक है, अब यहाँ पे आर्थिक जीवन की बात करा, पहले राजनीतिक जीवन पूछा, ठीक है, उसके बाद सामाजिक जीवन पूछा, अब यहाँ पे आर्थिक जीवन के बारे में बताना है। तो वन समाज के आर्थिक जीवन का आधार सिर्फ कृषि था, यानी वो कृषि पर आधारित ही काम करते थे और उन्हीं उसी से वो अपना आजीविका चलाते थे। वे जगह बदल बदल कर घुमंतु, झूम या पोड़ू विधि से खेती किया करते थे। आदिवासियों में खेती के अलावा अन्य उद्योग धंधों का भी प्रचलन था। वे हाथी दांत, बांस, मसाले, रेशे, रबर आदि के व्यापार के साथ साथ लाह तैयार करने का भी वो काम किया करते थे। पलासा, बैर एवं कुमकुम के पेड़ पर कुसुम के पेड़ पर, कुमकुम नहीं, कुसुम के पेड़ पर लाह के कीड़े पाला करते थे और कारखाने में उससे लाह तैयार किया जाता था। 19वीं शताब्दी आते आते अंग्रेजों ने आदिवासियों के लिए पेड़ों की कटाई पर रोक लगा दिया था। धीरे धीरे वे किसान से मजदूर होते गए और उनकी जो आर्थिक स्थिति था वो बद से बदतर होते चली गई। तो इस तरीके से इनका आर्थिक जीवन था। इन तरीकों से ये जो आदिवासी थे अपने अर्थव्यवस्था को बनाए रखते थे। अब बढ़ते हम लोग आज के अगले क्वेश्चन नंबर 4 में। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है कि 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने वन समाज को कैसे प्रभावित किया। उत्तर में हमने लिखा है कि 18वीं शताब्दी में ईसाई मिशनरियों ने वन समाज को सामाजिक एवं धार्मिक तरीके से प्रभावित किया था, क्योंकि इनका जो समाज था उसको फोड़ने का काम किया था, उसके समाज को चेंज करने का काम किया था और धर्म परिवर्तन करने का भी काम किया था। तो यहाँ पे सामाजिक और धार्मिक दोनों तरीकों से ईसाई मिशनरियों ने वन समाज के लोगों को प्रभावित किया था। आदिवासियों का धर्म परिवर्तन कर उसे ईसाई बना दिया गया था ताकि वे एक दूसरे से घृणा कर सके। इससे एक दूसरे से कहने का मतलब अपने ही भाई से, अपने ही समाज के लोगों से वो घृणा कर सके, नफरत कर सके और आपस में सभी बिखर जाए। ये स्थिति ईसाई मिशनरियों की थी, जो वन में रहने वाले लोगों पर या आदि समाज पे या कह सकते हैं आदिवासियों पर लागू किया गया था या उसे अपनाने के लिए प्रेरित किया गया था। ठीक है, तो ये सारी चीजें। फिर उसके बाद हम पढ़ते क्वेश्चन नंबर 5 पे। क्वेश्चन नंबर 5 कहता है कि भारतीय वन अधिनियम का मुख्य उद्देश्य क्या था। तो उत्तर में हमने लिखा है कि भारतीय वन अधिनियम का जो मुख्य उद्देश्य था वो आदिवासियों को पेड़ों की कटाई पर रोक लगाना था एवं जंगलों को लकड़ी उत्पादन के लिए सुरक्षित रखना था। अब बढ़ते क्वेश्चन नंबर 6 पे, जिसमें कहता है कि चेरो विद्रोह से आप क्या समझते हैं। तो चेरो विद्रोह क्या था, तो हमने लिखा है चेरो एक जनजाति है जो पलामू के क्षेत्रों में निवास करती है। ये जनजाति अपने शोषण के खिलाफ राजा एवं अंग्रेजों से विद्रोह किया था, जिसके कारण इस विद्रोह का नाम चेरो विद्रोह के नाम से इतिहास में जाना गया है। फिर उसके बाद बढ़ते क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें कहता है कि तमार विद्रोह क्या था। तो उत्तर में हमने लिखा है छोटा नागपुर के उराव जनजाति ने
जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया गया आंदोलन था। इतिहास में यह तमार विद्रोह के नाम से जाना जाता था। तो यहाँ पे ध्यान रखना कि तमार विद्रोह क्या था, तो ये एक तरह का विद्रोह था जो उराव जनजाति ने किया था और ये जमींदारों के शोषण के खिलाफ किया था। वहाँ के जो जमींदार थे इन पर बहुत ज़्यादा शोषण कर रहे थे, इसके कारण ये जो जनजाति था वो बहुत ज़्यादा मतलब उरेव होकर या कह सकते हैं बहुत ज़्यादा कष्ट में आकर के विद्रोह किया था। आगे का क्वेश्चन नंबर 8 कहता है चुआर विद्रोह के विषय में लिखिए। तो हमने लिखा भी है कि चुआर जनजाति तत्कालीन बंगाल प्रांत के मिदनापुर, बांकुड़ा, मानभूम आदि क्षेत्रों में पाई जाती थी। अंग्रेजों के खिलाफ लगान व्यवस्था के खिलाफ इन्हीं लोगों ने विद्रोह किया था। इसलिए इतिहास में इसे चुआर विद्रोह के नाम से जाना गया। यह विद्रोह 1789 ईस्वी में चरमो उत्कर्ष पर था। आगे चलकर ये जनजाति भूमि जाति के लोगों के साथ गंगा नारायण द्वारा किए गए विद्रोह में ये शामिल हो गए थे। तो इस तरीके से यहाँ पे चुआर जाति ने, ठीक है, चुआर विद्रोह किया था चुआर जनजातियों ने। अब बढ़ते हैं आज के अगले क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है कि उड़ीसा के जनजाति के लिए चक्र बिसोई ने क्या किया था। तो उत्तर में हमने लिखा है कि चक्र बिसोई एक कंध आदिवासी था जिसका जन्म घुमसार के ताराबाड़ी नामक गांव में हुआ था। चक्र बिसोई ने अंग्रेजों पर आदिवासियों के सामाजिक एवं धार्मिक प्रथाओं में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया और उनका प्रबल विरोध किया। सन 1857 ईस्वी की क्रांति में कंध आदिवासियों ने अंग्रेजों के खिलाफ सैन्य संचालन भी किया था। तो ये थे चक्र बिसोई जिन्होंने आदिवासियों के जो सामाजिक और धार्मिक प्रथा था उसको हस्तक्षेप करने के लिए आरोप लगाया था, उसका विद्रोह भी किया था और साथ में इनका जो उड़ीसा के जो जनजाति थे कंद, वहां उनका एक जो प्रथा था जिसमें मनुष्य का बलि चढ़ाना था, तो उसी से रिलेटेड ये हस्तक्षेप अंग्रेजों ने किया था, उस बलि को रोकने के प्रयास किए थे। इसी के कारण ये जो जनजाति था वो क्या किया था, विद्रोह किया था। आप अच्छे से जब चैप्टर पढ़ेंगे तो पूरा आपको समझ में आ जाएगा। हम कोशिश करेंगे कि आगे आने वाले वीडियो में आपको उसको भी पढ़ा दें। क्वेश्चन नंबर 10 का आता है कि आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन का क्या परिणाम हुआ। जो आदिवासियों के क्षेत्रवादी आंदोलन थे उसका क्या परिणाम हुआ। तो उत्तर में हमने लिखा है कि क्षेत्रवादी जो आंदोलन थे वो स्वतंत्र भारत के अंदर होने वाला आंदोलन था जो आदिवासियों द्वारा चलाया गया था और इस आंदोलन का जो परिणाम निकला वो नए राज्यों के गठन के रूप में निकला। यानी यहाँ से नए राज्यों की गठन की गई जिनमें उदाहरण के रूप में आप छत्तीसगढ़ देख सकते हैं जो मध्य प्रदेश से, ठीक है, जो मध्य प्रदेश से निकला और इस राज्य को आदिवासी बहुल क्षेत्र के नाम से भी जाना गया या इसे आदिवासियों ने अलग कराया। फिर उसी तरीके से झारखंड की बात करें तो ये भी बिहार से अलग हुआ और आदिवासी क्षेत्र या आदिवासी बहुल क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध भी हुआ। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 तक के लघुत्तरीय प्रश्न का और ऑब्जेक्टिव और खाली जगह भरने वाले का कंप्लीट करा दिया। आगे आने वाले वीडियो में हम लोग दीर्घ प्रश्न उत्तरीय क्वेश्चन को देखेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।